नीट के एग्जाम, सीबीएसई, ये सारे ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है एग्जाम। धर्मेंद्र प्रधान जी जब हर साल नीट और सीबीएसई कंट्रोवर्सी में रिपीट हो रहा है, उनकी कंट्रोवर्सी में उनका नाम रिपीट हो रहा है, चाहे वो पेपर लीक हो, मार्किंग ग्लिचेस हो, स्टूडेंट की एंजाइटी हो, तो अकाउंटेबिलिटी क्या स्टेटमेंट तक ही है, क्यों लिमिटेड रह गई है? कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जरा? और ये जो मैंने नया सुना है कि अब भैया एयरफोर्स को डालेंगे, इसकी कुछ बहुत ही ज्यादा मेरे को नौटंकी टाइप लग रही है। मतलब बच्चों का फ्यूचर का क्या हाल हो रहा है? कोई बॉदर्ड है? Is anybody concerned? देखिए, ऐसे कोई प्रधानमंत्री अपने मंत्री को हटाता नहीं। तो बच्चों को हम क्या जवाब दें जिनका बच्चों फ्यूचर के लिए खराब? और आपको लगता है डीके शिव कुमार जी के लिए मुश्किल हो जाएगा? बिकॉज बहुत सारे एमपीज राहुल गांधी को कोस ही रहे हैं कि उन्होंने सिद्धामैया जी को हटाया है, तो डीके शिव कुमार जी के लिए मुश्किल होने बढ़ने वाली है। देखिए, एक कह रहे प्रियंका की जीत केरला में देखती थी, वीनू गोपालन को बनाना था इन्होंने, इनका बहुत मन था राहुल का, पर बने सतीश। और उन्होंने कह रहे प्रियंका गांधी ने पीछे से उनको कहा, वो जो मैं तो उनको मुस्लिम लीग ही बुलाती, मुस्लिम लीग डिस्कस कर लो और वो अपनी पावर दिखा दे, क्योंकि वो भी 22 सीटें जीत के आए थे। तो वहां पे भी तो इन्होंने खेल खेला है ना प्रियंका ने। देखिए, मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कहाँ हो रही? हिमाचल में है, तेलंगाना में है, केरला में है, अब तो तमिलनाडु में भी चाहे कहो 5 ही 6 वो हैं इनके एमएलए, पर कहा तो जाएगा ना कांग्रेस तमिलनाडु में भी है, उनको वहाँ पे भी तो कोई ना कोई पोर्टफोलियो मिलेंगे। और कहाँ हो रही कांग्रेस? रायबरेली देख लीजिए, अमेठी देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो इनके स्ट्रॉन्ग अपने गढ़ है ना अभी भी कांग्रेस। नमस्कार। देखिए आज हमारे साथ कौन है? दी ओमकार चौधरी जी, बहुत बढ़िया बोलते हैं, स्पष्ट हैं बहुत, हर चीज के लिए लेके क्लैरिटी बहुत है, तभी मेरा बहुत मन करता है इनसे बात करने का, पर इतने बिजी रहते हैं, पर फिर भी मैं इनको पकड़ ही लेती हूँ बात करने के लिए। नमस्कार ओमकार जी। बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। भाई बहन की लड़ाई है कि भाई बहन की अंडरस्टैंडिंग है? क्या हो रहा है दोनों के बीच में, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये क्या हो रहा है? देखिए, ये पता नहीं, मुझे सही जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अब बहुत सालों पहले कांग्रेस कवर किया करता था, जब अमर उजाला में नेशनल ब्यूरो में था। तो उस दौर के तो पॉलिटिशियन भी अब एक एक करके निकल लिए हैं। जो नई तात है, जो नई पीढ़ी है, जिसके हाथ में अब कांग्रेस की कमान है, अगर कांग्रेस की कमान अगर किसी के हाथ में है तो उनसे इतना संपर्क नहीं है। तो मैं हवा में बातें करता नहीं हूँ कभी, और जो पता ना हो उस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हम मीडिया में ही ज्यादा ये बातें देखते हैं कि भाई बहनों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई बार मुझे लगता है कि मीडिया को मसाला चाहिए, तो कुछ और नहीं है तो भाई बहन में ही झगड़े करवाते रहो और बताते रहो कि झगड़ा चल रहा है। पर मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि परिवार के तीनों सदस्यों में, यानी सोनिया गांधी और दोनों भाई बहनों में, जब डिसीजन होता है और हाई लेवल पर जब डिस्कशन होता है तीनों के बीच में, तो फिर उस पर सर्व सहमति होती है। और किसी भी राज्य में जब इतना बड़ा परिवर्तन हो कि आपको चीफ मिनिस्टर चेंज करना है, तो वहां किसी एक की चलती नहीं है, या एक कोई अपनी मनमानी करता नहीं है। पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को गलत तौर तरीकों से हटाया गया था, और तब भी ये कहा गया कि दोनों भाई बहन की जिद थी कि वो अमरिंदर सिंह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको हटा दिया गया है। और गलत तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूं कि रात तक भी आप अपने मुख्यमंत्री को ना बताएं कि कल शाम को 4 बजे विधायक दल की बैठक बुला ली गई है, और उनको फिर बाद में पता लगे और तब वो पहुंचे और शिकायत करें इस बात की कि विधायक दल का नेता मैं हूं, चीफ मिनिस्टर मैं हूं, और मुझे ही जानकारी नहीं दी जा रही है कि मुझे बदला जा रहा है। तो ये बहुत अपमानजनक स्थितियां थी। अब पंजाब में क्या हुआ, एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, जो तौर तरीका अपनाया गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके चन्नी को लाया गया। अब जिस वर्ग से, जिस समुदाय से कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं, उसमें नाराजगी स्वाभाविक सी बात है कि आप इस तरीके से एक लीजेंडरी पर्सनैलिटी, जो जिनका बैकग्राउंड भी छोड़ दीजिए कि वो किस शाही खानदान से आते हैं, पर उनका अपना सेना की पृष्ठभूमि, और एक उम्र दराज पॉलिटिशियन जिनके राजीव गांधी से भी ठीक ठाक रिश्ते रहे अपने जमाने में, उनको आप इस तरीके से हैंडल करें या इस तरीके से बदलें, तो ये भोंडा तरीका था, गलत तरीका था।
इनके हर राज्य में यही झगड़े टंटे देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में कह दिया गया था कि भूपेश बघेल के बाद 2.5 साल बाद टी सिंह देव को जो है ले आया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन फिर वो 5 साल इंतजार ही करते रहे और उनका नंबर कभी आया ही नहीं। अलग अलग राज्यों में जो गुटबंदी आप करके चलते हो, कई लीडरशिप को आप सींचते रहते हो, खाद पानी देते रहते हो, उनको गलतफहमी क्रिएट करते रहते हो, तो उसका फिर नतीजा यही होता है। यहाँ भी कर्नाटक में भी जिस तरीके से इस्तीफा दिलवाया गया है सिद्धारमैया से, तो सिद्धारमैया ने अल्टीमेटली कह ही दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आला कमान ने मुझे आदेश दिया और मैंने उसका पालन कर दिया। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफा दिया है उन्होंने, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और ठीक है, आप डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन कई सवाल उठते हैं जब आप इस तरह का नेतृत्व परिवर्तन करते हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार के खिलाफ तमाम तरह की जांचें चल रही हैं। वो सितंबर 2017 में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वो 50 से ज्यादा दिन तक तिहाड़ में रह चुके हैं। उन पर आर्थिक घोटालों के, मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं, वो चल रहे हैं अभी भी, उससे वो बाहर नहीं निकले हैं। अब आप कहने को कह सकते हैं फेस सेविंग के लिए या उस चीज को ढाल बनाने के लिए जो विपक्षी दल बनाते भी हैं कि भाई आप राजनीतिक बदले की भावना से ऐसी कार्रवाइयां करते हैं। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, दूसरी केंद्रीय एजेंसियों का यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, लेकिन बिना किसी मनी ट्रेल के कोई पीएमएलए एक्ट में कार्रवाइयां नहीं होती हैं, ये सब जानते हैं। और दिल्ली से मोटी रकम बरामद हुई थी, उस समय कैश बरामद हुआ था, और बाकी जगहों पर भी जो छापे पड़े थे उसमें भी कुछ रकम बरामद हुई थी। कुल मिलाकर के 60 ठिकानों पर उस समय एक साथ रेड हुई थी, 300 अधिकारी उसमें शामिल हुए थे, 80 घंटे तक वो रेड चली थी। तो चलिए, आपको बनाना था, उनको बना दिया। लेकिन मैंने कल अपने चैनल पर एक प्रोग्राम किया था और सवाल उठाया था कि अब ओबीसी और दलित कोई है क्या? भाई आप सुक्खू को ले लीजिए, वो राजपूत सवर्ण है। रेवंत रेड्डी कास्ट से हैं, सवर्ण हैं। अच्छा, आप सतीशन को ले लीजिए, वो भी सवर्ण है। और यहाँ भी अब एक ओबीसी को हटा करके आप एक सवर्ण को ले आए, वो कलिंगा जो है वो सवर्ण है। तो अब क्या हुआ राहुल गांधी के ओबीसी और दलित कार्ड का, जिसका सवाल वो उठाते रहे हैं? तो सवाल कई हैं। जहां तक आपका मूल प्रश्न है कि दोनों भाई बहनों के बीच में कोई खींचातानी है, क्या है, तो केवल एक उदाहरण देकर के मैं इशारों में ही अपनी बात कहूंगा कि जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है 2022 में, और प्रियंका वाड्रा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और खुला हैंड दिया गया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उछाला था उन्होंने, 40% महिलाओं को टिकट बांट करके एक अभिनव प्रयोग किया था, और केवल 2.5% वोट शेयर पर सिमट गई थी कांग्रेस, और 2 सीटें आई थी विधानसभा की। उससे निम्नतम प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में पार्टी का कभी नहीं रहा। उसके बाद से कहने को हर जगह दोनों भाई बहन एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ तो अंदर चल रहा है, और प्रियंका वाड्रा को अलग थलग करने की कोशिशें तो हो रही हैं। अब ये मीडिया में खबरें आती हैं, पुष्ट है कि नहीं है, कि दोनों का स्टाफ भी आपस में बात नहीं करता है, तनाव रहता है दोनों के बीच में। लेकिन भाई बहन के बीच में उतना ही तनाव है कि नहीं है, कह नहीं सकते। नहीं, पर ओमकार जी आप देखिए ना, जैसे जब जिस तरीके से सिद्धारमैया को भी जी को भी निकाला गया और बोला गया, उनको वो आए थे दिल्ली कैबिनेट शफलिंग के लिए, रीशफलिंग करेंगे कैबिनेट की। उनको कोई हिंट नहीं था कि उनको बोला जाएगा कि आप सीएम की पोस्ट खाली कर दीजिए। और फिर राहुल गांधी को जाके उनको बोलना पड़ा, और वो ही वो शॉक्ड, आई हैव हर्ड, लाइक मैं यहाँ पढ़ रही हूँ मीडिया में, हर चैनल थोड़ा ना झूठ बोल सकता है, कि हर कोई थोड़ा ना जो आर्टिकल लिख रहा है वो मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी कर रहा है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, सब कह रहे हैं प्रियंका की जीत हुई केरला में, देख लीजिए वेणुगोपाल गोपालन को बनाना था इन्होंने, इनका बहुत मन था राहुल का, पर बने सतीश, और उन्होंने कह रहे हैं प्रियंका गांधी ने पीछे से उनको कहा, वो जो मैं तो उनको मुस्लिम लीग ही बुलाती, मुस्लिम लीग से डिस्कस कर लो, और वो अपनी पावर दिखा दे, क्योंकि वो भी 22 सीटें जीत के आए थे। तो वहां पे भी तो इन्होंने खेल खेला है ना प्रियंका ने। देखिए, बात वही है कि एक्चुअल में पर्दे के पीछे से क्या हो रहा है, हम केवल कयास लगा सकते हैं। हम केवल ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हो रहा है,
केसी वेणुगोपाल को बनाना चाहते थे, इसमें कोई दबी छिपी बात नहीं है। सचिन पायलट को भी बनाना चाहते थे, चली क्या वहां पर? अशोक गहलोत को हटाने की हिम्मत नहीं थी या उसको ओवरलुक करने की हिम्मत नहीं थी। उनको पता था कि वो कितने बड़े जादूगर हैं और क्या कर सकते हैं राजस्थान में। तो सचिन पायलट को नहीं बना पाए। इनके साथ जितने भी नौजवान चेहरे थे वो एक एक करके उनका मोहभंग क्यों हो गया और वो राहुल गांधी और कांग्रेस को छोड़ करके अपना भविष्य तलाश करने के लिए दूसरे दलों में क्यों चले गए। जैसे सुष्मिता देव, संतोष मोहन देव की बेटी, वो आपका टीएमसी में चली गई थी। कीर्ति आजाद टीएमसी में चले गए थे। जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, ये सब इनकी किचन कैबिनेट और इनके करीबी माने जाते थे। वो सब क्यों छोड़ करके चले गए? बहुत सारे लोग गए हैं। सचिन पायलट शायद अभी भी इस उम्मीद में पड़े हैं कि भाई अशोक गहलोत ने पिछली बार तो कर लिया, अगली बार सब जब मौका आएगा तो शायद मेरा ही नंबर आ जाए। शायद वो कॉन्फिडेंट होंगे इन चीजों को लेकर के। लेकिन कांग्रेस में जो नौजवान पीढ़ी है उसके लिए जो पुराने तपे तपाए नेता हैं वो जगह खाली करने को तैयार नहीं दिखते हैं, क्योंकि एक तो एमएलए और तमाम पदाधिकारी, उन सब पर उनका वर्चस्व है। मुझे तो याद है जब मैं कांग्रेस पार्टी कवर किया करता था तो मोहसिना किदवई हरियाणा की प्रभारी हुआ करती थी। तो भजनलाल और भूपेंद्र हुड्डा में उन दिनों बड़ी रस्साकसी चला करती थी, बड़ा एक दूसरे की लेग पुलिंग करते थे। और एक दिन ऐसा ही था, कुछ मसले थे, कुछ ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी या कुछ, और उसमें भी लड़ रहे थे आपस में दोनों महारथी कि मेरा वहां ब्लॉक अध्यक्ष होना चाहिए, हुड्डा का नहीं होना चाहिए। हुड्डा कह रहे थे कि नहीं, यहाँ तो मेरा हक बनता है। तो हम जब इन दोनों की सारी कचहरी, कोर्ट कचहरी लग ली, तो फिर मैं और मेरे एक मित्र थे, वो गए दोनों मोहसिना जी के पास। तो वो ऐसे लिटरली माथा पकड़े बैठी थी। तो हमने कहा कि क्या हुआ मोहसिना जी? तो कहने लगे, अरे तौबा तौबा, ये कहाँ मैं फंस गई हरियाणा में, और ये तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं आपस में। तो ये हर जगह, हर स्टेट में यही आलम रहता है इनका। और संकट ये है कि वो भी यहाँ किसी ना किसी छतरी को ढूंढ लेते हैं कि वहां जाकर के छाया मिलेगी, वो हमारी सुन लेगा, या वो थोड़ा सा भेंट पूजा पर चढ़ा दो, वो फिर यहाँ उनकी वकालत करता रहेगा। उनकी जो राजनीति है, उनके जो है पांव जमाने की जो कोशिश है, वो रहेगी बरकरार। तो यही हम देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन बात ये है कि जब आप दोनों पॉलिटिक्स में उतर गए, अभी तक तो क्या हो रहा था कि सोनिया गांधी शायद इन चीजों को ज्यादा बारीकी से समझती थी, इसलिए उन्होंने प्रियंका वाड्रा को संसदीय राजनीति में उतरने ही नहीं दिया। लेकिन जब वो संसद में आ गई, जब उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया, और संसद के भीतर भी जिस तरह का उनका कुल मिलाकर के संतुलित आचरण रहता है, जहां आक्रामकता दिखाने की जरूरत होती है वो आक्रामक भी होती हैं, थोड़ा बहुत व्यंग करना होता है तो सत्ता पक्ष के नेताओं पर व्यंग भी कर देती हैं, प्रधानमंत्री पर भी कर देती हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरह अनियंत्रित नहीं है, असभ्य नहीं है, और लाइन क्रॉस नहीं करती हैं। तो हुआ क्या है कि दोनों के संसदीय आचरण को, समझ को लेकर के भी अब लोगों ने तुलना करनी शुरू कर दी है, और बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर कांग्रेस को प्रियंका वाड्रा लीड करे, छोड़ दीजिए कि 2022 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, लेकिन अगर वो लीड करें तो शायद जल्दी से वो रिकवर हो पाएगी, ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। और अलग अलग राज्यों की जो पॉलिटिक्स है उसमें मान लिया किसी नेता को ये लग रहा है कि राहुल गांधी हमसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो फिर दूसरा रूम किसका है जहां वो जाकर के अपनी व्यथा कथा सुना सकते हैं? वो प्रियंका वाड्रा का हो सकता है। तो वहां से अगर टाइम मिल जाए और रेस्पॉन्स मिल जाए तो फिर जो सेकंड दर्जे के वर्कर हैं या जिनकी सुनवाई हो गई, एक जगह हुई दूसरी जगह नहीं हुई, तो फिर वो उसमें नमक मिर्च लगा करके आगे बढ़ाते हैं कि भाई बहन की विचारधारा कुछ और है, बहन का तौर तरीका अलग है, भाई का अलग है। तो मुझे लगता है कि ये मसले इसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं।
अच्छा, अब मैंने देखा सिद्धारमैया जी ने जिस तरीके से ग्रेसफुली, अदरवाइज आज तक कांग्रेस के जितने भी सीएम रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, अपने एमएलए ले गए इधर उधर, बस में रिजॉर्ट में डाल रहे हैं बस। सिद्धारमैया जी ने बहुत ज्यादा गरिमा दिखाई, मैंने देखा उन्होंने बहुत आए। आपको लगता है कि ये कोई, मतलब कहते हैं ना शांति है स्टॉर्म आने, लल बिफोर अ स्टॉर्म, लाइक अभी शांति है, अभी स्टॉर्म आने वाला है, क्योंकि उनको अपने बेटे को भी कोई ना कहीं पहुंचाना है। और आपको लगता है डीके शिव कुमार जी के लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे एमपीज राहुल गांधी को कोस भी रहे हैं कि उन्होंने सिद्धारमैया जी को हराया है, तो डीके शिव कुमार जी के लिए मुश्किल होने बढ़ने वाली है, आपको लगता है? देखिए, एक तो वो दौर चला गया कांग्रेस का कि जब ये परिवार इशारा करता था या फैसला लेता था और कोई सही। चुनौती नहीं देता था। अब चूंकि परिवार कमजोर हो चुका है, राजनीतिक जमीन कमजोर हो चुकी है, तो अब वो दौर नहीं रहा है। एक बार अर्जुन सिंह से सोनिया गांधी ने बातचीत करना बंद कर दिया, उनको बुलाना बंद कर दिया, तो उनको तो नींद आनी बंद हो गई और उनको लगा कि मेरा तो राजनीतिक कैरियर ही डावाडोल है, क्योंकि मैडम नाराज हो गई हैं। तो वो नटवर सिंह के पास गए। नटवर सिंह उनकी कोठरी का हिस्सा थे उस समय। तो नटवर सिंह से उन्होंने कहा कि भाई ये स्थिति है, मुझे पता ही नहीं है कि मैडम क्यों नाराज, आप मिलते हो, आप किसी तरीके से बस मैडम से मेरी हेलो करा दो तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी, वरना मैं सो नहीं पा रहा हूं। तो ये रुतबा था कभी इस परिवार का। सोनिया गांधी अगर टेढ़ी गर्दन करके किसी की तरफ देख ले तो उसकी भूख चली जाती थी, वो ठीक से खा नहीं पाता था, सो नहीं पाता था। आज वो स्थिति नहीं रह गई है, परिवार भी कमजोर हुआ है कांग्रेस के साथ साथ। तो ठीक है, एक फैसला हो गया है। सिद्धारमैया की देखिए, एक तो उम्र हो रही है, 77 साल के हैं। दूसरी बात यह है कि जिन स्थितियों परिस्थितियों में जेडीएस से निष्कासित किए गए थे, उसमें जो अहिंदा मूवमेंट चलाया उन्होंने, जिसमें अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को इकट्ठा किया गया था, गोलबंद किया गया था कांग्रेस के लिए, तो बाद में लंबे संघर्ष के बाद 2013 में सरकार बनाने की स्थिति आई और इन्हीं को, सिद्धारमैया को ही कांग्रेस ने आगे किया। और ये सिद्धारमैया को आगे करके चीफ मिनिस्टर तो बना दिया, लेकिन सत्ता संघर्ष तो वहीं से शुरू हो गया था, क्योंकि डीके शिव कुमार मुझे लगता है कि 89 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 89 में एचडी देवगौड़ा को हरा चुके थे और बाद में एचडी कुमार स्वामी को भी हराया, एचडी कुमार स्वामी की पत्नी अनीता को भी हराया इन्होंने। यानी एक परिवार के 3-3 लोगों को हराया इन्होंने। और ये बहुत लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीति में धनाढ्य परिवार रहते हैं वो वैसे भी तो निवेश करते हैं। जो आड़ा समय आता है, याद होगा आपको, एक बार महाराष्ट्र में क्राइसिस हुआ था और महाराष्ट्र के 40 या 44 एमएलए थे शायद, उनको बेंगलुरु में एक रिजॉर्ट्स में ला करके रखा गया, जिनकी पूरी सेवा ही डीके शिव कुमार ने की थी। एक बार और क्राइसिस हुआ था, वो बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण राज्यसभा चुनाव था, जब अहमद पटेल को रोकने के लिए अमित शाह ने पूरी ताकत लगा दी थी। उस समय भी गुजरात के एमएलए को रिसोर्ट्स में बुला करके बेंगलुरु उनकी रखवाली की गई थी, वो भी डीके शिव कुमार ने की थी। इसके अलावा भी पार्टी की और पार्टी के नेताओं की जो सर्वोच्च पदों पर हैं या हैसियत में है, उनकी सेवा वो करते ही रहे। तो ये चीजें कभी ना कभी तो फलितार्थ होती ही हैं। तो वो सब देखते हुए ही अल्टीमेटली ये फैसला हुआ। और अगर मैं कहूं कि सिद्धारमैया अपनी पारी खेल चुके हैं तो ये गलत ना होगा, क्योंकि 77 साल की उम्र है, रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है। उनको राज्यसभा ऑफर की गई, ऐसी मीडिया में बातें आई हैं और उससे उन्होंने इनकार किया है। इनकार करने की वजह और तो कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि राज्य में क्या करेंगे रह करके, लेकिन नाराजगी प्रदर्शित करनी थी, शायद इसलिए उन्होंने ये मना किया है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो कि कांग्रेस नेतृत्व पर एक प्रेशर बिल्डअप बना करके रखा जाए। और जब तक उनका बेटा भी तो इनको अपने बेटे को भी तो सेटल करना है, उसको भी आगे बढ़ाने लगे हुए हैं। जी, वो प्रेशर बिल्डअप करने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक कैबिनेट का विस्तार ना हो जाए और इनके बेटे को कैबिनेट मंत्री ना बना दिया जाए, जब तक उनको ठीक ठाक डिपार्टमेंट ना दे दिया जाए, तब तक ये प्रेशर बना करके रखा जाए।
अच्छा, ओमकार जी, आप मुझे ये बताओ, मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कहाँ हो रही है? हिमाचल में है, तेलंगाना में है, केरला में है अब तो तमिलनाडु में भी चाहे कहो 5 ही 6 वो हैं इनके एमएलए, पर कहा तो जाएगा ना, कांग्रेस तमिलनाडु में भी है, उनको वहां पे भी तो कोई ना कोई पोर्टफोलियो मिलेंगे। और कहाँ हो रही है कांग्रेस मुक्त भारत? दो आप तो नजरिए होते हैं। रायबरेली देख लीजिए, अमेठी देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो इनके स्ट्रॉन्ग अपने गढ़ है ना अभी भी कांग्रेस। दो नजरिए होते हैं। आधा गिलास अगर खाली है और आधा भरा हुआ है, तो आप किस तरीके से उसको देखना चाहते हैं। तो वही नजरिया इस मामले में भी फिट बैठता है। आप देखें तो कितने राज्यों में कांग्रेस नहीं है। अगर हम ये देखें तो समझ में आता है कि कांग्रेस खत्म की गई है बहुत सारे राज्यों से। भारत का नक्शा देखें तो उसमें जो भगवा कलर से रंगे हुए स्टेट्स हैं और भारत है, वो अब बहुत अधिक है। उत्तर भारत में देखें तो पंजाब और हिमाचल बचे हैं और झारखंड बचा है, बाकी हर जगह भगवा ही भगवा है। नीचे दक्षिण में देखें तो तमिलनाडु, केरल बचा है, कर्नाटक एक स्विंग स्टेट है। अगली बार जब चुनाव होंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता हुआ दिखेगा। तो ये, और दूसरी बात ये है कि बाद में मोदी जी ने भी एक बार अपने एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया ही कर देना है। जो कांग्रेसी कल्चर है, कांग्रेसी मानसिकता है, उसको खत्म करने की बात है। तो वो कितनी खत्म हुई है, इस पर विचार करने की जरूरत है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ रही हूँ मैं, 5-10 मिनट बात कर लेते हैं। नीट के एग्जाम, सीबीएसई, ये सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है एग्जाम, धर्मेंद्र प्रधान जी जब हर साल नीट और सीबीएसई कंट्रोवर्सी में रिपीट हो रहा है, उनकी कंट्रोवर्सी में उनका नाम रिपीट हो रहा है, चाहे वो पेपर लीक हो, मार्किंग ग्लिचेस हो, स्टूडेंट की एंजाइटी हो, तो अकाउंटेबिलिटी क्या स्टेटमेंट्स तक ही है, क्यों लिमिटेड रह गई है? कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? और ये जो मैंने नया सुना है कि अब भैया एयरफोर्स को डालेंगे, इससे कुछ बहुत ही ज्यादा मेरे को नौटंकी टाइप लग रही है। मतलब बच्चों का फ्यूचर का क्या हाल हो रहा है? कोई बॉदर्ड है? इज एनीबॉडी कंसर्न्ड? देखिए, इस पूरे मसले को पॉलिटिसाइज किया गया है पूरी तरीके से। ये मंत्रालय की तरफ से भी चीजें आ गई हैं, अब उसकी जांच पड़ताल भी चली रही है। ये पूरी तरीके से पेपर आउट हुआ हो, लीक हुआ हो, ऐसा है नहीं। पेपर का एक हिस्सा है। शायद उस प्रोफेसर को जिसने ये सब किया है, उसको कुछ क्वेश्चंस याद थे, और कुछ आजकल तो मोबाइल फोन सबके हाथ में रहते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी हो सकता है उसने लिया हो, तो उसकी वजह से उसने ये सब प्रपंच किया हो पैसा कमाने के लिए। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पूरे सिस्टम में हर आदमी तो पवित्र आत्मा के साथ बैठा हुआ नहीं है, या सारे दूध के धुले हुए ही हैं, सारे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं और सब एकदम ईमानदार हैं पूरे सिस्टम में, ऐसा भी नहीं है। और ये बीमारी कोई अभी की नहीं है, ये बीमारी पुरानी है, पहले भी ये सब होता रहा है। बात ये है कि कैबिनेट से किसी मंत्री को हटा देना या हटवा देना या उसके लिए प्रेशर बनाना और देशी विदेशी टूल्स का इस्तेमाल करके एक पूरी, अब वो कौन सी बनी थी, कॉकरोच पार्टी, तो उसने भी जो है आते ही मतलब आंखें खोली नहीं, जन्म लिया नहीं और कहा कि हटाओ शिक्षा मंत्री को। भाई तुम अमेरिका में बैठे हुए हो, तुम्हें यहाँ की स्थितियों परिस्थितियों का और घटनाक्रम का जब तक के जांच की पूरी रिपोर्ट ना आ जाए उसका तुम्हें क्या पता है। लेकिन चूंकि आपको कोई ईंट दरकानी है दीवार की, वो दरक नहीं रही है, ईंट निकल नहीं रही है, तो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस जो मजबूत दीवार दिखाई दे रही है, इसकी एक ईंट दरका दो तो शायद हम फिर धक्का मार करके इस दीवार को गिरा दें। ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, और ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने अपनी कैबिनेट के किसी मंत्री का इस्तीफा ना लिया हो या रिसफल में मंत्रियों को बाहर ना किया हो। इस सरकार में से तो रविशंकर प्रसाद जैसे, प्रकाश जावड़ेकर जैसे लोग भी बाहर गए हैं, तो और वो ऐसे चेहरे थे जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भी चेहरे बन गए थे और सरकार के भी चेहरे बने हुए थे, तो ऐसे लोगों को भी हटाया गया है। तो वो समीक्षा अलग तरीके से होती है। जिस दिन मोदी जी को लगेगा कि ये मंत्री के स्तर पर नेग्लिजेंसी है, उस दिन ये धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं रहेंगे। पर किसी मसले को इस तरीके से इशू बना लिया जाए, उसे पॉलिटिसाइज कर दिया जाए, यूथ कांग्रेस को सड़कों पर उतार करके जगह जगह धरने प्रदर्शन करवाए जाएं और फिर मीडिया को मैनेज करके उसको तूल दिया जाए, और मीडिया के भी एक पार्ट में धारावाहिक तरीके से 2, 3, 4, 5 दिन तक उसको
डिस्कशन भी और तमाम दूसरी चीजें भी और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर भी मुहिम के तौर पर चलवाया जाए, ऐसे सरकारें चलती नहीं हैं। ऐसे कोई प्रधानमंत्री अपने मंत्री को हटाता नहीं है। तो बच्चों को हम क्या जवाब देंगे जिनका बच्चों फ्यूचर के लिए खराब हुआ तो है? परीक्षा क्या नहीं, जवाब बच्चों देंगे? के देखिए, मेरा मानना ये है कि जिन बच्चों की तैयारी है वो तो फिर 1 महीने बाद आप परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, वो फिर से एग्जाम दे लेंगे। जिनकी तैयारी नहीं होगी, जिन्होंने लीक पेपर से ही परीक्षाएं बैठे हों और उन्होंने परीक्षा दी हो, वो जरूर चिल्लाएंगे, क्योंकि इस बार लीक पेपर उनके हाथ में नहीं आएगा। तो चिल्ला वही रहे हैं जिन्होंने लाखों रुपया खर्च करके किसी तरीके से वो लीक पेपर के अंश प्राप्त कर लिए थे। जो होशियार बच्चे हैं वो काहे को चिल्लाएंगे? अब उनके लिए तो परीक्षा फिर दोबारा आयोजित कर दी गई है, और जो व्यवस्था में खामियां हैं उनको अगर ठीक करने की घोषणा की गई है, अब वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है, और वो भी कितनी कामयाब होगी नहीं होगी ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि ये बार बार पेपर लीक होना, अतीत की बात कह करके कि अतीत में भी होते रहे हैं, आप अपना सिर नहीं बचा सके, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको देखना है, अगर अतीत में कोई गलतियां होती रही हैं, फ्रॉड होता रहा, भ्रष्टाचार होता रहा, लीकेज होता रहा, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको दुरुस्त करें। तो उसके लिए स्टेप लेने पड़ेंगे इन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी। अब मैं आपसे बात करूंगी, आपको मैसेज करूंगी कि हम बात करेंगे यूपी पे। जी। यूपी पे सारा समझें क्या समीकरण है, कैसे चलेगा, वहाँ पे क्या होगा, योगी जी वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्कार।